ऑफिस से आकर जब प्रदीप ने ये बताया कि आज रात की गाड़ी से अम्मा जी हरिद्वार से आ रही हैं, तो मेरे हाथ पांव फूल गए। ये क्या विस्फोट कर दिया प्रदीप ने। ना चिट्ठी ना फ़ोन, एकदम से आने का कार्यक्रम बना लिया। प्रदीप को तैयार होता देख दबी जुबान से मैंने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई सूचना नहीं, न पत्र। अपने घर आने के लिए क्या माँ को इजाज़त लेनी पड़ेगी? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं भी झल्ला उठी। लेकिन इन 2 कमरों के मकान में मैं उन्हें कहाँ ठहराऊंगी? अगले सोमवार से बेटियों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अम्मा जी को तो सुबह उठते ही पूरे आलाप के साथ हरि भजन करने की आदत है। बेटियां पढ़ेंगी कैसे? बेवकूफ़ी की बातें मत करो रेवती, वो मेरी माँ हैं। बड़े भैया उन्हें ट्रेन में बिठा चुके हैं। वो आ रही हैं तो बस आ रही हैं, कोई टिप्पणी नहीं। ये उनका घर भी है, उनके लिए पहले जगह निकालना, चाहे मुझे बैठक में ही क्यों ना सोना पड़े। वाह रे मातृभक्त, भूल गए वो दिन जब सारे समय अम्मा जी मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मेरी शादी के बाद 6 माह हम उनके साथ रहे। फिर प्रदीप के साथ मैं मुजफ्फरपुर आ गई थी। उन 6 माह में अम्मा जी के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा था। क्या मिला क्या नहीं मिला, या बड़ी बहू के यहाँ से क्या मिला, यानी सिर्फ मेरे मायके की आलोचना। बातें इतनी तीखी कि सीधी दिल में उतर जाएं। फिर एक आध बार ही वहाँ आई थी, मैंने भी सिर्फ फर्ज ही अदा किया था, वो भी ज़्यादा न बोलती। हाँ, बाहर का कोई आ जाता तो आसपास ही डोलती रहती। उन दिनों बड़ी ननद भी जो आगरा में थी वो भी आ जाती। 10-15 दिन बच्चों की पढ़ाई का खूब खर्चा होता। सुबह से ही शंख एवं घंटी बजनी शुरू हो जाती। रामायण भी जोर जोर से पढ़ती। इस कारण सबकी नींद जल्दी खुल जाती। बेटियां तो दिन भर अलसाई रहती। मैं भी थोड़ी देर से उठती, क्योंकि बेटियों का स्कूल 11 बजे से और प्रदीप का दफ्तर 10:30 बजे रहता था। घर की सारी दिनचर्या उनके आने से उलट पुलट हो जाती। अब बाबूजी भी नहीं थे, सो तीनों बेटों के पास कुछ दिन रहकर वो अपने दिन बिता रही थीं। प्रदीप उन्हें लेने स्टेशन चले गए। मैं रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मन अम्मा जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उनके पूजा पाठ और खान पान में जात पात और छुआछूत बरतने के कारण कोई बेटा बहू उन्हें स्थायी रूप से रखने को तैयार नहीं थे। गांव की खेती अधिया पर दे दी गई थी। कभी कभार ही वो गांव जाती, वो भी किसी बेटे को लेकर। मेरी तो जान सूख रही थी उनके आने के समाचार से। गोल गोल आंखें नचाकर वो सारा दिन घर का निरीक्षण करती रहती। अब वो ना तो रसोई में कोई चप्पल पहनकर जा सकता था, ना हमारी पसंद का खाना बन सकता था, और ना इनके दोस्त और परिवार वाले धड़ल्ले से यहाँ आ सकते थे। इनके एक दोस्त अक्सर आते थे। उनकी पत्नी बीमार रहती थी, इसलिए वो खाना खाकर ही जाते। एक दिन अम्मा जी ने टोक दिया, बहू ये 10 दिन में 3 बार आकर खाना खा चुके हैं। तुम लोग कितनी बार गए हो उनके यहाँ? असल में उनकी पत्नी बीमार रहती हैं। मुझे तो कहीं से बीमार नहीं लगती। अब भरी हुई देह पर डाइटिंग करेंगी तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? पति और बच्चों के साथ शहर के 1 या 2 कमरे वाले मकानों में इतनी जगह कहाँ होती है कि वो किसी तीसरे को रख सकें, चाहे वो अपना कितना ही आत्मीय क्यों ना हो। ये सोच मेरी थी। मैंने प्रदीप के साथ गृहस्थी का एक एक सामान उसके वेतन से ही जुटाया था। मेरा अधिकांश सामान तो बगैर खोले छोटी ननद की शादी पर दे दिया गया था। हर माँ बाप की तरह मेरे माता पिता ने भी बरसों अपनी बेटी के लिए दहेज जोड़ा था। वो इस कारण नहीं कि मेरी ननद को दे दी जाए, लेकिन मैंने और प्रदीप ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर बाबूजी भी थे, पैसे की दिक्कत थी ही, इसलिए मैंने भी संतोष कर लिया। प्रदीप के जाने के बाद मुझे फिर ट्यूटर का ध्यान आ गया। रूबी ने आज फिर कहा था कि उसे संस्कृत में दिक्कत होती है, कोई मास्टर लगवा दो। हमारे समय में तो बोर्ड में हिंदी के 3रे पर्चे में संस्कृत हुआ करती थी। अब तो 5वें दर्जे से ही संस्कृत पढ़ाई जाती है। चिंता से मेरा दिमाग चकरा गया। डर रही थी कि कहीं उड़ा रंग देखकर अम्मा जी मुझे बीमार न समझ लें। फिर एक उपदेश, आजकल की लड़कियां आए दिन सिर में दर्द तो कहीं पेट में दर्द बताती रहती हैं, सुनने को मिलता। अम्मा जी को मैंने वास्तव में कभी बीमार नहीं देखा। सोने से दमकता रंग, पके बाल, सफ़ेद
साफ धोती और पाँव में लकड़ी की खड़ाऊ नुमा चप्पल, पूजा के बाद माथे पर जो चंदन का टीका लगता वो दूसरे दिन नहाने पर ही धुलता। बोली सधी हुई, चाहे वो प्रशंसा में ही खुलती हो या आलोचना में। बेटियों को भी दादी के आने की सूचना मिल गई। बड़ी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन छोटी बिदक गई। ओहो माँ, हमारी परीक्षा पास है, दादी के कारण हमारी पढ़ाई का कितना हर्जा होगा। वो सुबह से ही भजन गाने लगेंगी, उठो शाम जागो। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर के बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं कहते, वो इस घर की सदस्य हैं, जब चाहे आ सकती हैं। तुम लोग कमरा बंद करके अंदर पढ़ना। 11 वर्षीय निशा और 9 वर्षीय रूबी 7वीं और 5वीं कक्षा में थीं। पढ़ने में तेज थीं, पर इधर निशा और रूबी को संस्कृत की समस्या ने घेर लिया था। उनके नंबर जब कम आने लगे तो हम किसी ट्यूटर को ढूंढने लगे। स्कूल में भी संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ाई जाती। प्रदीप जब अम्मा जी को लेकर लौटे तब मैंने खाना बना लिया था। एक टीन का बक्सा, छोटा और बड़ा झोला, यही सामान था उनका। 7 घंटे की लंबी यात्रा से थकी अम्मा जी के लिए गर्म पानी रखकर मैंने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा तो वो तुरंत तैयार हो गईं। तरोताज़ा होकर साफ कपड़ों में जब वो बाहर निकली तो मैंने गर्मा गर्म हलवा उनके सामने रख दिया। प्रदीप ने एक बार मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर खुद कपड़े बदलने चल दिए। इस बार अम्मा जी पूरे 2 साल बाद आई थीं। इसके पहले 1 साल वो हरिद्वार में बड़े जेठ के पास थी। वो धार्मिक स्थल उन्हें ज़्यादा पसंद आ गया था और उनका इरादा वहीं बस जाने का था। पर ना जाने क्या बात हो गई जो वापस आ गईं। नाश्ते के बीच ही उन्होंने बेटियों को बुलाकर प्यार किया। दोनों के लिए वो बड़े सुंदर 2 पेन लाई थी। मेरे लिए शिफॉन की एक साड़ी, रंग हल्का था। मैं समझ गई किसी ने ये साड़ी उन्हें दे दी होगी, उसे मेरे लिए उन्होंने रख लिया। अम्मा जी के ठहरने का प्रबंध मैंने अपने कमरे में कर दिया। बैठक में एक तख्त पड़ा था, उस पर प्रदीप का बिस्तर लगाकर हम खुद कालीन पर सो गए। अम्मा जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वहाँ जो वो लेटी तो गहरी नींद में सो गई। ऐसा लग रहा था जाने कितनी रातों से सोई नहीं है। रात में मैं अंदर गई तो देखा कंबल नीचे पड़ा है। कंबल उठाकर उन्हें उड़ाया। इस समय उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि वो कोई बच्चा नजर आ रही थी। वैधव्य की तपिश पूरे चेहरे पर फैल चुकी थी, पर सुबह की गरिमा से वो भरी हुई थी। रात में प्रदीप ने धीमे से कहा, अम्मा के आने से अगर थोड़ा कष्ट भी हो तो उठा लेना, वो तो पका फल है, कब गिर जाए। अपने व्यवहार से उन्हें निराश मत करना। मैं कुछ न बोली। जाने क्यों जो उथल पुथल सुबह से मची थी इस समय नहीं थी। दिमाग पर कोई दबाव भी नहीं था। लेकिन सुबह अम्मा जी के शंखनाद से नींद खुल गई। जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रही थी। मैंने कान पर तकिया रख लिया। घड़ी 5 बजा रही थी। घर भर का सोना हराम हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया कि सो लूं, पर सफलता न मिली। सुबह बेटियों का मुंह अलग फूला हुआ था। माँ, ट्यूटर का प्रबंध हो गया? पापा ढूंढ रहे हैं बेटा, तब तक गाइड से काम चलाओ। माँ, ये दादी तो सुबह सुबह बहुत शोर करती हैं। कहते कहते रूबी प्रदीप को आता देख चुप हो गई। तभी अम्मा जी भी आ गईं। मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ता अम्मा जी के कारण मैंने शाकाहारी ही बनाया था। देखते ही वो बोली, ये क्या बहू, नाश्ते में अंडा नहीं है? ठंड भी शुरू हो गई है, बच्चियों को रोज़ खाने में अंडा दिया करो। मुझे तब और आश्चर्य हुआ जब वो खुद कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगीं। अब तक तो वो रसोई में ज़मीन पर ही बैठकर पीठा लगाकर खाना खाती पीती थीं। नाश्ता करके झोले से एक पुरानी बुनाई निकालकर धूप में बैठकर बुनने लगीं। बेटियां स्कूल चली गईं और प्रदीप दफ्तर। मैं घर समेटने लगी। इस बीच अम्मा जी एक बार भी अंदर नहीं आई। कई बार तो उनकी उपस्थिति से मैं अनजान रही। दोपहर में उन्हें खाने के लिए बुलाने गई तो आकर चुपचाप बिना कोई मेन मेख निकाले खाना खा भी लिया। मुझे उनके व्यवहार में बहुत बदलाव दिख रहा था। प्रदीप से भी वो धीमे धीमे न बतियाकर हम सबके सामने बात करती। पास पड़ोस में न जाती। कोई मिलने आता और उन्हें पूछता तो थोड़ी देर को आकर बैठ जाती। मुझे लगता ये बदलाव या तो अस्थायी है या हरिद्वार से अम्मा जी कोई गहरी चोट लेकर लौटी हैं। रात में उन्होंने कमरे में सोने से मना कर दिया। अरे, बच्चियों के कमरे में ही एक चारपाई लगा दे, पर उनके पढ़ने से आपको परेशानी होगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है उजाले में सोने की।
फिर मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की। शनिवार को नाश्ते में मैं सबको चिवड़ा दही देती थी। सबके सामने मैंने अम्मा जी के लिए भी एक बड़े कटोरे में चिवड़ा दही भिगोकर उनके सामने रखा और पूछा, अम्मा जी दही ठीक है या दूध से लेंगी? उस पर वो सिर झुकाए थीं। सिर उठाया तो आंखें डबडबाई हुई थीं। बहू, इतना दही तो मैंने महीने से नहीं देखा, खाऊंगी तो अपच हो जाएगा ना। आंसू पोंछकर वो मुस्कुरा दी। मेरा जी धक से रह गया। तो क्या जिस बहू की तारीफ करते वो आघाती न थी, उसने इन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया? मन दया से भर उठा। मैंने उनका हाथ हौले से सहला कर कहा, अम्मा जी ये घर आपका है, जो मर्जी हो बस बता दीजिए, बनाने वाली मैं हूँ ना। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और धीमे धीमे चिवड़ा खाने लगी। शाम को बेटियों ने हंगामा कर दिया। निशा ने कहा, मेरी संस्कृत बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम क्या करें? प्रदीप या मुझे किसी को भी संस्कृत नहीं आती थी। मैंने गांव के पंडित जी से पूछने को कहा तो वो बोले उन्हें सिर्फ श्लोक याद हैं, वो भी विशेष आयोजन के। तभी कुछ दूरी पर अम्मा जी ने रूबी और निशा को पास बुलाकर कहा, जरा अपनी किताब तो ला, देखूं कितना कठिन है ये विषय, शायद मैं ही पढ़ा लूं। आप दादी, रूबी अविश्वास से बोली, संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद भी करना होगा, आपसे नहीं होगा। ला दे दे, अंग्रेजी में अनुवाद तू कर लेना, मैं उसकी हिंदी बता दूंगी। निशा और रूबी बुझे मन से किताब ले आईं। अम्मा जी भी थोड़ी देर उसे पलटती रहीं। मैं चिंतित होकर वहाँ से हट गई। समय बर्बाद कर रही हैं अम्मा जी। अरे तुम किसी ट्यूटर का प्रबंध करो ना, हो सकता है अम्मा पढ़ा ही लें। क्यों मजाक करते हो? इस समय संस्कृत के मास्टरों का कितना अभाव है, जो मिलते हैं वो पैसा कितना मांगते हैं। कहकर प्रदीप टीवी देखने लगे। दूसरे दिन रूबी स्कूल नहीं गई। रात देर तक दादी से पढ़ती रही थी। दूसरे दिन भी जल्दी ही पढ़ने बैठ गई। निशा का नंबर शाम को आया। रात 1 बजे तक अम्मा जी पढ़ाती रहीं। बेटियां संतुष्ट नजर आ रही थीं। मैं डर रही थी कि कहीं गलत समझा दिया तो सारे नंबर कट जाएंगे। गणित की तरह ही संस्कृत में भी नंबर मिलते हैं। दोपहर में प्रदीप का फ़ोन आया कि बड़ी मुश्किल से एक ट्यूटर का प्रबंध हुआ है, पर 500 रुपये लेगा। पर अम्मा जी ने ये कहकर मना कर दिया कि कल से पेपर हैं, अब अगले सत्र में रखना। सुबह नींद खुली अम्मा जी के शंखनाद से। उफ, रात में भी नहीं सोई, तब भी आज जाग गई। पर जब घड़ी देखी तो 9 बजे थे। मुझे झटका लगा। इतने वर्षों में पहली बार अम्मा जी का पूजा का समय बदल गया था। नियम से ठीक 5 बजे पूजा करने वाली अम्मा जी ने नियम परिवर्तन कैसे कर लिया? रूबी और निशा कॉपियाँ ठीक कर रही थीं। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम सब सोई नहीं आज? सोई थीं, पर सुबह 6 बजे उठ गई थीं। दादी पढ़ा रही थीं हमें। आज हिंदी का पेपर है ना, दादी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और माँ? रूबी बोली, दादी ने इतनी अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि मुझे उम्मीद है संस्कृत में मेरे पूरे नंबर आएंगे। मैंने हमेशा दोस्त तलाशा था। उनके अंदर विद्या का ये अनमोल रतन भी छुपा है, मैं इससे अनजान थी। हम एमए करके भी बेटियों को पढ़ाने में असमर्थ थे, जबकि अपने ज़माने में की थोड़ी बहुत पढ़ाई अम्मा जी हिंदी एवं संस्कृत आराम से पढ़ा रही थीं। रात को प्रदीप ने सुना तो कहा, हाँ, माँ ने अपनी शादी के बाद शास्त्री की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से पास की थी। उनकी इस उपलब्धि को न किसी ने आंका न जाना। वैसे अगर माँ इस उम्र में पूजा रोककर बेटियों को पढ़ा सकती हैं, तो अब मैं भी गणित नियम से पढ़ा दिया करूँगा। अम्मा जी धीरे धीरे और बदलती गईं। पूजा का समय भी बेटियों की पढ़ाई के हिसाब से आगे पीछे खिसकता रहा। हरिद्वार का वो जिक्र भी न करती। मैं समझ गई थी कि वो वहाँ से गहरी चोट लेकर आई हैं। अब वो शिकायतों का पुलिंदा न खोलती, खाली वक्त में बच्चियों के पास बैठती या कोई किताब पढ़ती। मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये वही अम्मा जी हैं जिनके आने के समाचार ने मुझे दहला दिया था। मैंने सोचा, अब अम्मा जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये निर्णय अब सिर्फ मेरा था और अब मैंने खुद में भी बदलाव करना शुरू कर दिया।